नियति। मीरा, नियति बहुत बड़ी चीज होती है। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और परवेश ने पापा पर हाथ उठा दिया। उस दिन से पापा कभी ठीक नहीं हुए, कभी कुछ और कभी कुछ, उन्हें बीमारी ने घेर लिया था। रोते हुए माँ ने सारी बात मीरा को बताई। माँ, लेकिन उस दिन कहासुनी किस बात पर हुई थी? मीरा हर एक बात जानना चाहती थी। नीलिमा को लेकर परवेश ने नीलिमा से शादी की बात की थी। उससे पहले भी बहुत बार उसने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन उस दिन उस पर शादी का भूत सवार था। पापा ने कहीं से पता लगाया तो नीलिमा और उसके घर वालों के बारे में किसी ने अच्छी राय नहीं दी। ये लोग सिर्फ जमीन जायदाद देखकर ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे और नीलिमा का चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं था। पापा ने यही सब बातें उससे कही और साथ में ये भी कहा कि जब मीरा ने लव मैरिज की थी तब लोग लाज बीच में आ गए और आज नहीं आएंगे। नीलिमा के प्यार में इतना पागल होने के कारण उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनना उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसने पापा को मीरा के मन में कितना कुछ चल रहा था, अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रही थी। एक पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है? मेरी शादी से इतना प्रॉब्लम थी और खुद ने क्या किया? नीलिमा और परवेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं दोनों का मुंह तोड़ दूंगी अगर अब मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया तो। छी, कितने घटिया लोग हैं, मीरा ने गुस्से में आते हुए बोला। दीदी, पीछे से नकुल ने मीरा को आवाज़ लगाई और आते ही नकुल ने मीरा के पैर छुए। मीरा ने झट से उसे गले से लगा लिया। मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं थी। नकुल को गले लगाते ही मीरा ने कहा, आउच। नकुल की इस आवाज़ से मीरा डर गई थी। क्या हुआ? बेटा, नीलिमा और परवेश नकुल से घर का काम करवाते हैं और मना करने पर लोहे की रॉड से इसको मारते भी हैं। मीरा ने नकुल की शर्ट उठाकर उसके निशान देखे। और दीदी, हम लोगों को बाहर भी नहीं जाने देते। जब भाभी और भैया कहीं जाते हैं तो गेट लॉक करके जाते हैं। खाना भी दिन में 2 बार देते हैं। और आज आपके फ़ोन के बाद मासूम से नकुल की बातों को माँ बीच में ही रोक देती है। अब बस कर, उसे और दुखी मत कर। माँ नकुल को डांटते हुए कहती है। नहीं माँ, मुझे आज क्या हुआ वो जानना है। नकुल बताना शुरू करता है। आपके फ़ोन के बाद मीरा की माँ नकुल को कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन मीरा की जिद से नकुल उसे सब बताता है। दीदी, जब भैया को पता चला कि आप आने वाले हो तो उन्होंने उसी समय फूफा जी को फ़ोन मिलाया और फूफा जी के ही कहने पर भाभी ने अपने घर वालों और आसपास के लोगों को तेरहवें के लिए बुलावा दिया। सब लोगों ने मिलकर इस कमरे की सफाई की और यहाँ ये सामान लगा दिया। माँ को और मुझे बहुत डांटा कि हम लोग आपसे कम ही मिलें और कुछ ना बताएं। आज ही उन्होंने मुझे और माँ को नए कपड़े ला कर दिए हैं। आज मैंने पेट भर खाना खाया है। इतना बताते हुए नकुल अपने पेट पर हाथ रखकर हंसने लगा। बेचारे नकुल की बातों को सुनकर मीरा को उस पर और भी ज़्यादा दया आ रही थी और अचानक से माँ की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, माँ, ये फूफा जी को फ़ोन क्यों किया परवेश ने? फूफा जी का इन सब से क्या लेना देना है? माँ, कुछ हो ना हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो लगेगा ही। अब तुम्हें सब पता जो चल गया है। परवेश ने कमरे में घुसते ही मीरा को बताना शुरू किया। और मैं तुम लोगों को मना किया था ना। और इतना बोलते ही परवेश ने नकुल के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। जैसे ही उसने दूसरे बार हाथ उठाया, मीरा ने नकुल को अपने पीछे कर दिया और परवेश का हाथ पकड़ लिया। अरे वाह, बहुत हिम्मत आ गई है। और आए भी क्यों ना, हिम्मत करके भी भागी थी ना घर से। मीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए परवेश ने कहा। नीलिमा कहाँ मर गई? परवेश ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें मैंने कहा था ना, इन माँ बेटी को अकेला मत छोड़ना, और तुमने वही किया। सब बता दिया इस बुढ़िया ने। नीलिमा के आते ही परवेश ने उसे भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कल तक तीनों को इसी कमरे में बंद कर दो।
इस बार इनके साथ इनकी बेटी को भी भूखा मरने दो। जैसे ही नीलिमा गेट बंद करने के लिए जाती है, अचानक से मेन गेट पर किसी की दस्तक से सब घबरा जाते हैं। सब लोग अंदर जाकर बैठो। इतना कहकर परवेश गेट की ओर बढ़ता है। गेट खोलते ही कार्तिक पुलिस के साथ अंदर आता है। भाभी, 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 और आते ही मीरा को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। मीरा की सांस में सांस आती है। तब उसे समझ में आता है कि क्यों कार्तिक ने उसका फ़ोन ऑन रखने के लिए बोला था। पुलिस को देखकर परवेश की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। यह अचानक से उसके साथ क्या हुआ? मीरा कमरे से बाहर आकर कार्तिक से मिलती है। मीरा के बाहर आते ही पुलिस उससे पूछताछ करती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, सब सही होगा। अपनी मायके आई है इतने दिनों के बाद, और इतनी जल्दी ससुराल वाले लेने भी आ गए। कल 13वीं के बाद आ जाएगी वहाँ। कार्तिक, पुलिस के सवाल पूछते ही परवेश ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। परवेश, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। कार्तिक ने परवेश को बीच में टोकते हुए बोला। कार्तिक, मैं ठीक हूँ। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज तो सब ठीक है, शायद कल आपकी ज़रूरत होगी, मीरा ने आकाश को चेतावनी देते हुए कहा। माँ, आप और नकुल भी मेरे साथ चलिए। माँ और नकुल क्या करेंगे? तुम भी यहीं रुक जाओ, कल तक ही तो बात है। माँ बोलो ना इसे। फिर से एक बार परवेश बीच में बोलने लग गया। हाँ बेटा, हम क्या करेंगे? कल तुम सुबह ही आ जाना, परवेश से डरते हुए माँ ने कहा। मीरा वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे सब काम निपटाने थे, इसलिए उसने वहाँ से निकलने का मन बनाया। माँ के कमरे से अपना पर्स लेने मीरा अंदर जाती है। पीछे पीछे माँ भी कमरे में आकर मीरा को एक लेटर देते हुए कहती है कि तुम्हारे बाबूजी ने ये तेरे लिए लिखा था, जो कभी भी पोस्ट नहीं कर पाए, और इस लेटर को पढ़ने के बाद तुझे सब समझ आ जाएगा। मीरा चुपचाप वो लेटर अपने बैग में रख लेती है। माँ, अपना और नकुल का ध्यान रखना। मैं कल सुबह सबके साथ आऊँगी और इस सारे मसले को सुलझा दूँगी। इतना कहकर मीरा वहाँ से कार्तिक के साथ निकल जाती है और जाते जाते परवेश को कल तक इंतज़ार करने के लिए कहती है। सब कैसे हैं वहाँ बेटा? मीरा के घर में घुसते ही उसके ससुर उससे पूछते हैं। पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। परवेश के सर पर ज़मीन का भूत सवार है। अगर आज सही समय पर कार्तिक नहीं आया होता तो उसने मुझे, माँ और नकुल को कमरे में बंद कर देता। बताते हुए भी मीरा कांपने लग जाती है। बेटा, तुम जाकर आराम करो। मैंने मिस्टर सुनील को बुलाया है, वो हमारे फैमिली वकील है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, मीरा के ससुर उसे समझाते हुए कहते हैं। मीरा अपने कमरे में जाकर ऐसे ही बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और अचानक से माँ का दिया हुआ लेटर याद आते ही उठकर पर्स से लेटर निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। मेरी राजकुमारी, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा, पता नहीं उस समय मैं इस दुनिया में होऊंगा भी या नहीं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पापा पहले भी तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, और अब भी और कभी भी नहीं होंगे। हमेशा तुम्हारे साथ साए की तरह रहेंगे। आज भी तू मेरी वही छोटी सी राजकुमारी है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं उस दिन तुम्हें नहीं रोक पाया। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। लोक लाज और परवेश की बातों से मैं तुम्हें वापस नहीं बुला पाया। बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। एक बार रोशन के पापा से भी बातचीत करने की सोची, लेकिन उस समय इस हालत में नहीं था। बेटा, मेरा प्यार हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। रोशन बहुत ही अच्छा इंसान है, शायद इतना अच्छा राजकुमार तो मैंने भी कभी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाता। बेटा, इस लेटर को लिखने के 2 मकसद हैं। एक तो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ, और दूसरा तुमसे परिवार को एक रखने की विनती करना। बेटा, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैंने सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हारी माँ के नाम करता तो परवेश उन्हें अब तक सब अपने नाम करवा कर उसे और नकुल को घर से बाहर निकाल देता, और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता।
नकुल बहुत छोटा है, उसके नाम भी कुछ नहीं कर सकता था। और परवेश अभी नीलिमा और फूफा जी के कहने पर ही चल रहा है। उसमें अभी अपने परिवार के लिए इतनी चिंता नहीं है। फूफा जी का नाम सुनकर चौंकना मत, बस चौकन्ने हो जाना। ये सब जो आज हो रहा है, सबकी जिम्मेदार तुम्हारे फूफा जी और नीलिमा ही हैं। दरअसल तुम्हारे फूफा जी ने कुछ समय पहले मुझसे कुछ पैसे लिए थे। लौटाने की जगह उन्होंने फिर से पैसे मांगने शुरू कर दिए और बाद में बुआ से पता चला कि उन्होंने कर्जे में अपना सब बेच दिया है। मैंने उनकी मदद करने की सोची, लेकिन उनकी नज़र शुरू से ज़मीन पर ही थी। उन्होंने एक दो बार मुझसे बुआ के हिस्से के बारे में भी बोला और अचानक से एक दिन कहीं परवेश की ज़िंदगी में नीलिमा आ गई और उसने अपने काबू कर लिया। छानबीन के बाद मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि नीलिमा और फूफा जी का नाजायज रिश्ता है और ज़मीन हड़पने के लिए ही उन्होंने नीलिमा को परवेश की ज़िंदगी में भेजा है। बस उसी समय मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम करने का ठान लिया और किसी को भी नहीं बताया। बेटा, तुम बहुत समझदार हो और मुझे अपनी राजकुमारी पर पूरा भरोसा है कि वो कोई भी गलत फैसला नहीं करेगी। बेटा, नकुल अभी बहुत छोटा है और माँ भी एकदम अकेली है। बस इसी उम्मीद से तुम्हें ये लेटर लिखा है। जब भी मिले सोच समझ कर ही अब फैसला करना, जिससे आगे चलकर किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो। तुम्हारे बाबूजी। और अपने पापा के लेटर को पढ़कर मीरा तेज तेज रोने लग जाती है। बाबूजी, बाबूजी। मीरा को ऐसे रोते देख उसके ससुर और कार्तिक कमरे में आ जाते हैं। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी अभी भी तुम्हारे साथ ही हैं। मीरा का सिर पुचकारते हुए उसके ससुर उसे समझाते हैं। बेटा, बाहर वकील साहब आए हुए हैं, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। बाहर जाते उसे ससुर उसे सब बताते हैं। मीरा मुंह धोकर बाहर आती है। नमस्ते अंकल जी। आते ही मीरा वकील अंकल को कहती है, नमस्ते बेटा, कैसे हो? तो क्या सोचा है आपने, कैसे करना है सब? मीरा के बैठने के बाद वकील उससे पूछते हैं और मीरा कैसे क्या करना है सब उन्हें बताती है और सारे कागजात तैयार करने के लिए कहती है। मन में अभी भी माँ और नकुल के बारे में सोच रही थी। परवेश को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया। मुझे माँ से बात करनी है। परवेश के फ़ोन उठाते ही मीरा ने उसे कहा। माँ से बात कर थोड़ा सुकून मिला और फिर डिनर के लिए सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठते ही रोशन और बच्चों की याद में मीरा को कनाडा फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया। और छोटे भीम, क्या कर रहे हो? सब ठीक है अब? और रोशन ने सवालों की लड़ी लगा दी। मीरा के चेहरे पर खुशी देखकर कार्तिक और ससुर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। मुझे बच्चों से बात करनी है, मीरा रोशन को कहती है। डार्लिंग, अभी यहाँ दिन का 1 बजा है और मैं अभी ऑफिस में हूँ। 2 घंटे बाद फ़ोन करूँगा अगर तुम उठी हुई होगी तो, रोशन ने हंसते हुए कहा। और मीरा ने रात को 2 बजे तक बच्चों और रोशन से बात की और सोने चली गई। सुबह 6 बजते ही मीरा की आंख खुल गई। शहर से वापस आकर मीरा पुराने अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा, आज हम लोग भी उनकी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे, मीरा के ससुर ने उसे बताया। ठीक है पापा जी, लेकिन मैं अभी निकलती हूँ, आप लोग 11 बजे के आसपास आ जाना, कहकर मीरा गाड़ी लेकर चली गई। घर पहुँचते ही सीधा माँ के कमरे की ओर जाकर पहले माँ से उनका हालचाल पूछा और फिर नकुल के बारे में पूछा। बात करते हुए अचानक मीरा ने नीलिमा को फूफा जी को एक साथ बातें करते हुए देखा। मीरा जानना चाहती थी कि जो उस लेटर में लिखा है वो कितना सच है। मीरा बेटा, कैसे हो? बहुत टाइम हो गया देखे हुए, आ जा, गले तो लग जा। कमरे में बुआ ने मीरा को देखते ही कहा। बुआ से मिलकर मीरा माँ और बुआ को एक साथ कमरे में छोड़ के नीलिमा और फूफा जी की बातें सुनने चली गई। फूफा जी, अब ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे। कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मीरा थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करती है। और नीलिमा डार्लिंग, कैसा चल रहा है सब? फूफा जी ने नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ फूफा जी,
लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? परवेश को शक हो जाएगा। नीलिमा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कहीं तुम्हें परवेश से प्यार तो नहीं हो गया ना? तुमने हमारा काम किया या नहीं किया? नीलिमा के हाथ छुड़वाते हुए फूफा जी ने उससे पूछा। मीरा सोच में पड़ जाती है, ऐसा क्या काम हो सकता है फूफा जी को? मन में अजीब सी घबराहट होने लग जाती है, कहीं मैंने जो कल रात फैसला लिया वो सही भी है या नहीं। काम तो हो गया है, लेकिन मैंने परवेश को दवाई देनी बंद कर दी है। मैं उसे और धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो ये सब मेरे लिए ही कर रहा है। नीलिमा ने फूफा जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या दवाई देनी बंद कर दी है? नीलिमा, ऐसा करोगी तो सब कुछ हमें कैसे मिलेगा? अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकती अब। फूफा जी नीलिमा की बात सुनकर एकदम सकपका गए। प्लान? एक जमीन के लिए फूफा जी ने प्लान बनाया है। आखिर क्या प्लान हो सकता है? मीरा मन ही मन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। लेकिन फूफा जी, प्लान तो ऐसे भी हो जाएगा, उसके लिए परवेश को मारने की क्या जरूरत है? जब उसे सब सच्चाई पता चल जाएगी वो अपने आप ही सदमे से मर जाएगा। वैसे भी मीरा आ चुकी है, उसे सब पता चल चुका है। अब उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। कहते हुए नीलिमा हंसने लग जाती है। तुमने परवेश को बताया या नहीं? प्लान के मुताबिक अब तक बता देना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा ज़मीन के लिए माँ और मीरा को परेशान करे। उत्सुकता से फूफा जी ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, नीलिमा ने कहा। तुम मुझे अब और ज़्यादा गुस्सा दिलवा रही हो। प्लान के मुताबिक तुम्हें अभी तक परवेश को अपने माँ बनने की खबर दे देनी चाहिए थी, और जो तुम उसे दवाई दे रही थी उससे उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन तुमने वो भी देनी बंद कर दी है। अगर परवेश नॉर्मल हो गया तो तुम और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। गुस्से में फूफा जी ने नीलिमा को कहा। इतना बड़ा धोखा? नीलिमा और फूफा जी ने इतना बड़ा प्लान बनाया है? मुझे परवेश को यह सब बताना होगा। लेकिन नीलिमा द्वारा दी गई दवाई के कारण परवेश गुस्से में कहीं मुझे ही कुछ ना कर दे तो ठीक है, मैं उसे आज 2 गोली एक साथ दे देती हूँ और उसे खुशखबरी देती हूँ। गुस्से में पागल हो जाएगा और शायद आज हमारा काम हो जाए। कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है और फूफा जी दूसरी ओर चले जाते हैं। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में पंडित जी को आता देख मीरा अपने आंसू साफ करके उन्हें प्रणाम करती है और 13वीं की क्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सब पड़ोसी और रिश्तेदार आने शुरू कर देते हैं। कार्तिक और मीरा के ससुर भी आ जाते हैं। मीरा कार्तिक को कल वाले लेटर और आज नीलिमा और फूफा जी को बीच की बात बताती है। दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और कार्तिक वहां से चला जाता है। गरुड़ पुराण के पाठ पूरा होने के बाद पंडित जी ने पापा के बारे में बोलना शुरू किया। सब लोग दिव्यांगत आत्मा के बारे में अच्छा बोल रहे थे। फूफा जी ने भी उनके बारे में बोला। मीरा का मन कर रहा था कि अभी उठकर जाए और सबको फूफा जी की असलियत बता दे, लेकिन मीरा बार बार पीछे मुड़कर किसी का इंतजार कर रही थी। अब बारी मीरा की थी पापा के लिए कुछ बोलने की। मीरा ने जैसे तैसे अपने पर काबू रखकर बोलना शुरू किया और सामने से कार्तिक को आता देख मीरा का हौसला और ज्यादा हो गया। पापा के बारे में बोलने के बाद मीरा ने बोलना शुरू ही रखा। 2 टुकड़े जमीन, शायद इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, और अगर ये भी नहीं होती तो मुझे कभी बाबूजी के जाने का पता भी नहीं चलता। मैं अपने बाबूजी की भी एक बहादुर बेटी हूँ, हर बात पर नहीं रोऊंगी। परवेश, मुझे इस जमीन का कुछ भी नहीं करना। भगवान ने रोशन जैसा जीवन साथी देकर मुझे सब कुछ दे दिया। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि माँ बाप की ज़मीन पर बेटी का हक नहीं होता, ये बात तुम दिमाग से निकाल दो। वो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती है ताकि उनका मायका बना रहे। बाबूजी के जाने के बाद मुझे सिर्फ ज़मीन के लिए यहाँ बुलाया गया है। इससे इतना तो साफ ही है कि मेरा तो मायका भी नहीं रहा। माँ और नकुल का मेरे जाने के बाद क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तुमने बीते सालों में
जो माँ बाबूजी और नकुल के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें शायद एक बार के लिए माफ़ कर भी दूँ, लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब यही होता है। मीरा को ये सब बोलते देख परवेश उसे चुप होने के लिए कहता है। जिस काम के लिए यहाँ आई हो उसकी बात करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ले जाओ अपनी माँ और उस चूजे को, वैसे भी बोझ ही है मुझ पर और नीलिमा पर। गुस्से में ना जाने परवेश कितना कुछ बोल जाता है। मीरा ने उसकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके चुप होने का इंतजार किया। नीलिमा परवेश को चुप करवाती है। मीरा को ये देखकर थोड़ी हंसी आती है और मुंह पर हाथ रखकर हंसी छुपाने का प्रयास करती है। उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा रही थी। दीदी, आप फालतू में ही बात को बढ़ा रही हो। मैं आप और हर लड़की अपना मायका छोड़कर आते हैं और आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों कर रही हो? बाबूजी की आत्मा को इस बात से बहुत दुख पहुंचेगा, नीलिमा ने मीरा को सलाह देते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने नीलिमा, सब लोगों के सामने क्यों? अरे सबको भी तो पता चले कि एक जमीन इंसान को कितना गिरा देती है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। काश 5 साल पहले भी मैं चुप न रहकर बाबूजी से मिलने आ जाती तो आज ये नौबत ना आती, मीरा ने नीलिमा की बात का जवाब देते हुए कहा। खैर, मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है, तो मुझे अपनी बात पूरी करने देने दीजिए। परवेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। क्यों फूफा जी, सही कहा ना मैंने? मीरा परवेश को बताते हुए अचानक फूफा जी की ओर घूम जाती है। फूफा जी और नीलिमा एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, फूफा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। परवेश, एक बार यहाँ आओ और ये पापा का लिखा हुआ लेटर सबके सामने पढ़कर सुना दो। मीरा वो लेटर आगे बढ़कर परवेश को दे देती है। मीरा बेटा, ये क्या कर रही हो? अनर्थ हो जाएगा बेटा, मीरा की माँ ने मीरा को रोकते हुए कहा। नहीं माँ, कुछ अनर्थ नहीं होगा, सब सही होगा आज। बेटा नहीं हूँ तो क्या, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। बाबूजी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, मीरा ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। परवेश ने लेटर पढ़ना शुरू किया। मेरी राजकुमारी, तुम्हारे बाबूजी, ये सब क्या बकवास है? लेटर पूरा पढ़कर परवेश ने कहा। सब कुछ गलत लिखा है इसमें, मैं कैसे मानूं कि ये बाबूजी ने ही लिखा है? ये तुम्हारी भी तो चाल हो सकती है, और ऐसे सरेआम नीलिमा और फूफा जी को बदनाम करने के लिए ये लोग तुम पर केस भी कर सकते हैं। तुमने नीलिमा पर शक भी कैसे कर लिए? वो तो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, और सबसे बड़ी बात, उसके पेट में इस वंश का कुल दीपक पल रहा है। मीरा, तुम कुछ भी कर लो, जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा। मीरा पर चिल्लाते हुए परवेश उसे मारने के लिए दौड़ता है। कार्तिक भागकर मीरा का बचाव करता है। तो हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया था? माँ बाप के बाद भाई ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। आज तुम्हारी इस हरकत से मेरा भी मायका छूट गया, रोते हुए मीरा की बुआ ने उसे कहा। निर्मला, यहाँ से चलो, फूफा जी ने बुआ से कहा। अरे फूफा जी, इतने भी क्या जल्दी है? फैसला नहीं सुनना क्या आपने? किसको कितनी जमीन मिल रही है? बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, फिर आराम से चले जाना, मीरा फूफा जी को रोकते हुए कहती है। नहीं, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। तुम्हारी जमीन किसी को भी मिले हमें क्या? हम तो यहाँ तुम्हारे बाबूजी की 13वीं में शामिल होने आए थे, और तुम लोगों ने ये सिला दिया। फूफा जी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता। अरे जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि परवेश के नाम कितनी जमीन है, फिर वो आप अपने नाम कैसे करोगे? क्यों नीलिमा, ठीक कहा ना मैंने? मीरा फूफा जी और नीलिमा की करतूतों को बताने का प्रयास करती है। ये क्या बक रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? डरे हुए फूफा जी ने मीरा को कहा। दीदी, आप ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो? नीलिमा ने नकली आंसू निकालते हुए मीरा को कहा। सब पता लग जाएगा फूफा जी और नीलिमा जी, कहते हुए मीरा ने कार्तिक को कुछ इशारा कर किसी को बुलाने के लिए कहा।
और कार्तिक इतने में वकील और पुलिस के साथ अंदर आता है। अभी भी आपको कहीं जाना है या फैसला सुनना है? मीरा जाने के लिए खड़ी हुई बुआ जी और फूफा जी से पूछती है। पुलिस के डर से दोनों वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो नीलिमा और फूफा जी, आप अपना प्लान खुद बताएंगे या वो भी मुझे ही बताना होगा? दोनों की ओर देखते हुए मीरा उनसे पूछती है, मीरा तुम ये क्या बकवास कर रही हो? इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। मैं नीलिमा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मीरा को चेतावनी देते हुए परवेश कहता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उस दवाई का। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, नीलिमा ही बताएगी तुम्हें। बात को बीच में रोकते हुए मीरा नीलिमा की ओर घूम जाती है। मीरा की बात सुनकर नीलिमा और फूफा जी के होश उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब भी आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्या? या ये भी बात मुझे ही बतानी होगी? मीरा एक बार फिर दोनों से पूछती है। आज मीरा में इतनी हिम्मत कहाँ से और कैसे आई, देखकर वो खुद भी हैरान थे। आप लोगों की चुप्पी देखकर यही लग रहा है कि सब मुझे ही बताना होगा। आखिर 2 टुकड़े जमीन का फैसला मुझे ही करना है। दोनों को बुत बने देख मीरा हंसते हुए कहती है, दरअसल बात यह है कि फूफा जी और नीलिमा एक दूसरे को पहले से जानते थे और जैसे कि बाबूजी ने लेटर में लिखा था, दोनों का एक नाजायज रिश्ता है। बाबूजी ने एक एक बात सही लिखी है और आगे की कहानी ये है कि नीलिमा और फूफा जी के प्लान के मुताबिक नीलिमा परवेश को हर रोज एक गोली देती है, जिससे परवेश का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे परवेश मौत के मुंह में जा रहा है। धीमा जहर बोलते हैं उसे। अब मैंने वो गोली देनी बंद कर दी है। मीरा की बात के बीच में नीलिमा बोलती है और सबकी नज़र नीलिमा की ओर चली जाती है। परवेश भी गुस्से से नीलिमा की ओर देखता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मीरा कहती है, दोनों के प्लान के मुताबिक नीलिमा की कोख में तुम्हारा ही बच्चा है। मुझसे ज़मीन तुम्हारे नाम करवाने के बाद नीलिमा वो ज़मीन उस बच्चे के नाम करवाना चाहती है और तुमसे तलाक लेकर फूफा जी के साथ रहना चाहती है। मीरा अपने आप पर और काबू नहीं रख पाती है और जोर जोर से रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। ये सरासर गलत है। मीरा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे इल्ज़ाम किसी पर लगाना ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ मैं। फूफा जी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहते हैं, आप कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। क्या सबूत है आपके पास? नीलिमा भी मीरा पर उंगली उठाते हुए कहती है। मीरा अपनी माँ का सहारा लेकर खड़ा होती है। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा बोलना शुरू करती है, हाँ बेशक मेरे बाबूजी की उम्र के हो, लेकिन ज़मीन को हड़पने के लिए आपने जो खेल रचा है वो तो आपको जी कहलवाने के लायक भी नहीं है। और हाँ नीलिमा, मुझे पता था इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं बेवकूफ़ पहले थी, अब नहीं। आज सुबह आप दोनों को आपस में बात करते हुए देख मैं माँ और बुआ को कमरे में छोड़कर जब मैं आपकी बातें सुनने आई थी तो मैंने अपने फ़ोन में पहले ही रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। बाबूजी के लेटर पढ़ने के बाद से ही मुझे एक मौका चाहिए था आपसे बात करने का, लेकिन आपको और फूफा जी को एक साथ हंसते हुए देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। आप लोगों की बातें सुनकर ही घिन आ रही थी। आप लोगों पर एक ज़मीन के लिए फूफा जी ने कितना बड़ा गेम प्लान किया। नीलिमा को परवेश की जिंदगी में लाने और बाबूजी के स्वर्ग सिधारने में आपका ही हाथ है। आपको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी और कोशिश करूँगी जितनी बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा हो उतनी दिलवाऊँगी, कहकर मीरा ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की हुई दोनों की बातें सुनानी शुरू कर दी। और नीलिमा डार्लिंग, कैसा चल रहा है सब? वैसे भी मीरा आ चुकी है, उसे सब पता चल चुका है। अब परवेश का साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। बाबूजी को तो पहले ही ऊपर भेज दिया। माँ जी और नकुल उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते और मेरे तलाक लेने के बाद वो ऐसे ही पागल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मीरा परवेश की ओर देखकर कहती है, अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? मौका पाते ही फूफा जी भागने लगते हैं, लेकिन कार्तिक और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इतने में नीलिमा मीरा को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। पीछे से परवेश खाने की टेबल से चाकू लेकर नीलिमा की ओर दौड़ता है।
चाकू मीरा के हाथ को छूकर नीलिमा के लगते लगते बच गया। भागकर कार्तिक और कुछ लोग परवेश को काबू में करते हैं। मीरा के हाथ से खून बह रहा था। मीरा की माँ ने उसके हाथ पर कपड़ा बांधकर उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी ही लगी है। अपने हाथ की ओर देखते हुए मीरा कहती है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर अपने हक के लिए लड़ोगे तो महाभारत होगी और अपना हक छोड़ दोगे तो रामायण होगी। तो रही बात हक की, मुझे इस जमीन से कुछ नहीं चाहिए और जिस चीज़ के लिए ये सब हुआ है अब मैं उसका भी मामला भी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बाबूजी ने मेरे नाम एक घर, एक दुकान और एक प्लाट किया है। बाबूजी ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं किसी का भी हक नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर ही फैसला लिया है। ये घर जिसमें बाबूजी और हम सबकी यादें हैं, मैं इसे परवेश के नाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम इसे हमेशा अच्छे से संजोए रखोगे। और एक दुकान जो बाबूजी ने मेरे एफडी के पैसों से ली थी और वो मेरे ही नाम रहेगी। बचा हुआ एक प्लाट मैं नकुल के नाम करती हूँ। नकुल और माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। नकुल की परवरिश और बाकी की पढ़ाई का खर्चा उसके हिस्से की ज़मीन से ही होगा। लो, हो गए ज़मीन के हिस्से, हो जाओ सब लोग खुश। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका साथ ना होता तो आज मैं ये फैसला नहीं कर पाती। सही कहा था आपने, बाबूजी नहीं तो क्या हुआ, आप भी मेरे बाबूजी जैसे हो। अपने ससुर के पैर छूते हुए मीरा ने कहा। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लग जाती हैं। बेटा, तूने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन मैं और नकुल तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वहाँ का इतना खर्चा कैसे होगा? मीरा की माँ ने उससे कहा। माँ, आपकी इस बात की चिंता मत करो। नकुल का सारा खर्चा नकुल की ज़मीन से होगा। आपने और बाबूजी ने मेरी एफडी मेरी शादी के लिए किए थे ना, लेकिन शादी में तो खर्च नहीं हुआ, इसलिए यह आपकी अमानत मैं आपको ही देना चाहती हूँ। उस दुकान से ही बाकी के सब खर्च होंगे। बाबूजी ने मेरी और परवेश की पढ़ाई पर खर्चा किया था, फिर नकुल कैसे इससे वंचित क्यों रहेगा? मैं भी उसके बाबूजी जैसी हूँ। मीरा की बातों को सुनकर उसके ससुर उसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। फूफा जी और नीलिमा को पुलिस लेकर चली गई। कुछ दिन बाद मीरा अपने ससुर, कार्तिक, माँ और नकुल के साथ वापस कनाडा चली गई। परवेश वहीं अकेला रह गया उस घर में। 2 साल बाद मीरा के फ़ोन पर घंटी बजती है। परवेश का फ़ोन। परवेश अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। इंडिया की सारी ज़मीन बेचकर परवेश माँ और नकुल के साथ कनाडा रहने चला जाता है और इसी के साथ 2 टुकड़े ज़मीन की कहानी पूरी होती है। कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा देकर जरूर बताना। ज़मीन के लिए किसी अपने से रिश्ते खराब मत करना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक